हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का फिर से एक बार मिडा जेई में। मैं हूं अब्दुल रहमान, आपका फिजिक्स मेंटर। और हम लोग यहां पे देख रहे हैं फ्रिक्शन कराएगा फिजिक्स से एडिशन। तो फ्रिक्शन के सबसे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फ्रिक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। वहां पे हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को बहुत अच्छे से देखा, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर किया कि किस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, कौन से केस में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा और वहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज कि एफ मैक्स को भी बहुत अच्छे से देखा। तो ये सब कुछ देखने के बाद अब हम लोग फ्रिक्शन में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और सिचुएशंस को यहाँ पे डील करेंगे। देखना, अगर फ्रिक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास अच्छे से क्लियर है तो इसके किसी भी क्वेश्चंस को हम कितने आसानी तरीके से बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलते हैं इसके सबसे पहले स्लाइड पे। तो यहां हम लोग देखने वाले हैं टू ब्लॉक्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो हम लोग यहाँ पे दो ब्लॉक को लिया है M1 और M2 को, जिसकी फ्रिक्शन सरफेसेस के साथ, इस सरफेस के साथ μ1 और μ2 होगी। M1 का μ1 होगा और M2 का μ2 होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे दो ब्लॉक एक साथ मूव करने वाले हैं। तो दो ब्लॉक के केस में सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि इसको डील कैसे करते हैं। जहां पे भी फिजिक्स में किसी भी क्वेश्चंस में दो ब्लॉक्स अगर हमारे पास आएगा तो हम लोग दो ब्लॉक्स के लिए देखेंगे कि ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, मतलब मूविंग टुगेदर का केस है कि मूविंग सेपरेटली का केस है। अगर मूविंग टुगेदर होगा तो कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे, और ये सेपरेटली मूव करेंगे तो अलग अलग एक्सेलरेशन निकालेंगे, M1 के लिए A1 और M2 के लिए A2। तो टू ब्लॉक्स के केस में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये मूविंग टुगेदर का केस है कि मूविंग सेपरेटली का केस है। ओके, तो हमारे पास यहां पे इस सिचुएशंस में तीन चीजें आने वाली हैं, थ्री पॉसिबिलिटीज यहां पे होंगे। तो इस तीन पॉसिबिलिटीज को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। और अब इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, इंक्लाइंड प्लेन पे टू ब्लॉक्स होंगे, तो उस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले कैटेगराइज करेंगे कि इन तीनों पॉसिबिलिटीज में से कौन सी पॉसिबिलिटी यहां पे है और हमें किसको लेकर के इस क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ना है इसके सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यही डिसाइड करेंगे। तो तीन पॉसिबिलिटीज में सबसे पहले हमारे पास है इफ μ1 इज इक्वल्स टू μ2, अगर इन दोनों की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल होगी, μ1 इक्वल्स टू μ2 होगा, तो हम लोग कैसे इसको देख सकते हैं। तो μ1 इक्वल्स टू μ2 के केस में हम लोगों को यहां पे देखना है कि दोनों ब्लॉक्स एक साथ चलेंगे, दोनों ब्लॉक्स एक साथ चलेंगे। तो इस केस में दोनों ब्लॉक्स जब एक साथ चलेंगे तो ये केस हो जाएगा किसका, मूविंग टुगेदर का, मूविंग टुगेदर। तो जब ब्लॉक्स एक साथ चलेंगे तो इसकी कॉमन एक्सेलरेशन की हम लोग बात करेंगे, दोनों की एक्सेलरेशन कॉमन होगी, मतलब इक्वल होगी। तो हमें कोई एक ही एक्सेलरेशन निकालना है, यहां पे लिखेंगे A1 इक्वल्स टू A2, जिसको हम लोग A मानेंगे, और इस A की एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। एक बात तो देख ली कि जब ये इस केस में μ1 इक्वल्स टू μ2 होगा तो दोनों ब्लॉक्स एक साथ चलेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन होगी, उसकी कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब देखो M1 और M2 का कांटेक्ट है, तो क्या M1 और M2 के बीच में वो कांटेक्ट फोर्स आना चाहिए? कांटेक्ट तो है, लेकिन क्या कांटेक्ट फोर्स आना चाहिए? इस केस में जब μ1 इक्वल्स टू μ2 होगा, इस केस में कांटेक्ट फोर्स N की वैल्यू 0 होगी। कांटेक्ट होगा इन दोनों का, लेकिन फिर भी N की वैल्यू 0 होगी, मतलब कोई नॉर्मल फोर्स नहीं आएंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स के पहले वाले वीडियो में हमने नॉर्मल फोर्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि किस केस में नॉर्मल फोर्स को हमें लेना है, कहां पे N की वैल्यू 0 होगी और कैसे क्या होगा, सब कुछ मैंने अच्छे से बताया है। तो यहां पे M1 और M2 के बीच में कोई नॉर्मल फोर्स नहीं होगा, इसलिए क्योंकि M1 और M2 एक दूसरे को पुश नहीं कर रहे होंगे, एक दूसरे को प्रेस नहीं करेंगे, इस वजह से N की वैल्यू 0 होगी। क्योंकि कांटेक्ट में आने के साथ साथ हमें एक प्रेसिंग फोर्स भी चाहिए इन फोर्स को निकालने के लिए। यहां पे सिर्फ कांटेक्ट होगा, यहां पे कोई प्रेसिंग फोर्स M1 M2 के बीच में नहीं होगी, इसलिए N की वैल्यू 0 होगी। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं डज नॉट प्रेस ईच अदर, डज नॉट प्रेस ईच अदर। यहां पे N की वैल्यू इसलिए 0 नहीं होगी क्योंकि ये दोनों डीअटैच हो जाएंगे, ये दोनों सेपरेटली मूव करेंगे। ये इसलिए 0 होगी क्योंकि ये एक दूसरे को प्रेस नहीं करेंगे, साथ में चलेंगे, दोनों का कांटेक्ट बना भी रहेगा, लेकिन एक दूसरे को प्रेस नहीं करेंगे, इसलिए N की वैल्यू यहां पे 0 होगी इस केस में, जब N1 इक्वल्स टू μ1 इक्वल्स टू μ2 होगा उस केस में। तो μ1 इक्वल्स टू μ2 होगा तो हमें तो पता चल गया कि M1 M2 के बीच में जो N फोर्स होगा वो हमें नहीं निकालना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि कितना होगा तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 हम लोग को लेनी है।
दोनों की एक्सेलरेशन कॉमन होगी, तो एक्सेलरेशन की हम लोग बात कर लेंगे कि एक्सेलरेशन को कैसे निकाल सकते हैं। जब ये मूविंग टुगेदर का केस होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ इसके एबीडीज को बना करके इसकी एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। मास कितना हो जाएगा, ये m1 प्लस m2 पूरे सिस्टम का कंबाइंड मास। तो इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आएगा m1 प्लस m2 और क्या, g का साइन कॉम्पोनेंट, g साइन थीटा अलोंग इंक्लाइंड प्लेन साइन कॉम्पोनेंट होता है और वर्टिकल में कॉस कॉम्पोनेंट जाता है। तो यहां पे एक फोर्स लग गया। अब इधर कौन सा फोर्स लगेगा, दोनों फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे, F1 और F2। F1 m1 की वजह से और F2 m2 की वजह से। ये इसको अपोज करेगा इसके मोशन को, और इसका नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा a। इसी कॉमन एक्सेलरेशन a को निकालना है, जिसको हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू क्या, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। इसके इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हम लोग आसानी से एक्सेलरेशन, इस कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कितना, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ओके, जहां पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इफ म्यू इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे इस म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसकी जो एक्सेलरेशन हो जाएगी वो जी साइन थीटा हो जाएगी, जिसको हम लोग देख सकते हैं कि ये नेचुरल एक्सेलरेशन होगा किसी भी बॉडी का। जब वो इंक्लाइंड प्लेन पे चलेगा तो उसकी नेचुरल एक्सेलरेशन जी साइन थीटा आती है। वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा तो वो जी होगी, नेचुरल एक्सेलरेशन। तो इस केस में हम लोग इतने सारी चीजों को देख सकते हैं। इसके कॉमन एक्सेलरेशन को भी एक साथ निकाल दिया है। म्यू वन इक्वल टू म्यू टू है, इसलिए सिर्फ एक ही म्यू लिया है हम लोगों ने। तो ये इसकी एक्सेलरेशन होगी और यहाँ पे एन की वैल्यू 0 होगी। इतनी सारी चीजों को हम लोग देखेंगे अगर म्यू वन इक्वल टू म्यू टू होगा। ये पहली पॉसिबिलिटी को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब हम लोग इसके नेक्स्ट में चलते हैं कि n की वैल्यू 0 कैसे हो सकती है। अभी तो मैंने बोला कि n की वैल्यू 0 होगा मान लो, लेकिन हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखो जब म्यू1 इक्वल टू म्यू2 होगा तो हमें n की वैल्यू 0 होगी, उसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे, अगर ये इस पे लग रहा होगा तो इसकी एबीडीज को बना लेते हैं। इस तरफ कौन सा फोर्स जाएगा, m1g साइन थीटा, इस पे फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ F1, और इस पे जो n लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा n, और ये इसकी एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी a। इससे इक्वेशन हम लोग क्या बना सकते हैं, m1 g साइन थीटा प्लस n माइनस F1 इज इक्वल टू, अब ये नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसकी मास है m1 और एक्सेलरेशन कॉमन एक्सेलरेशन a है। ये इक्वेशन 1 बना लिया। अब हम लोग दूसरे ब्लॉक से दूसरी इक्वेशन निकलेंगे, पहले एफबीडीज लिख लेते हैं, इसकी बना लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, m2g साइन थीटा, इस तरफ क्या जाएगा, F2 जाएगा, और इस तरफ ही इस पे n जाएगा, और ये एक्सेलरेशन a होगा, कॉमन एक्सेलरेशन a। तो इससे क्या इक्वेशन बना सकते हैं, इससे यहां पे इक्वेशन बनाएंगे m2g साइन थीटा माइनस F2 प्लस n इन ब्रैकेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन होगा ये। तो ये इक्वेशन 2 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब इसको रख करके फिर से सॉल्व करेंगे n के लिए, तो n की वैल्यू यहां पे 0 आ जाएगी, ये चेक कर लेना, क्योंकि ये प्रूव्ड है। तो अगर हमें जरा सा भी ये कंफ्यूजन होगा कि सर n की वैल्यू 0 तो आपने पहले बोल दिया, अगर हम लेके देखेंगे तो क्या होगा, लेके भी देखेंगे ना, n की वैल्यू को लेकर के भी देखेंगे, तो यहां जब इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू यहां पे फिर से 0 आ जाएगी। तो हमें पता चल जाता है कि इस केस में जब m1 इक्वल टू m2 होगा तो उस केस में n की वैल्यू 0 ही होती है। तो हमें फिर आगे के क्वेश्चंस में इसको ऐसा देखने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें ये याद है तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा एग्जामिनेशन में। जब एग्जामिनेशन में इस तरह क्वेश्चन आएंगे ना, तो उस टाइम पे बहुत सारा हमारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि हमें ये चीज़ें पहले से ही मालूम है और हम उसको इजीली, बहुत आसानी से, बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले केस को हम लोगों ने देख लिया अच्छी तरह से। दूसरे केस पे चलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस में क्या बोला गया है, इफ म्यू1 इज लेस देन म्यू2, जब म्यू1 म्यू2 से लेस होगा, छोटा होगा,
तो क्या केसेस आएंगे यहाँ पे, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी, पहले हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं इस सिचुएशन को जब μ1 कम होगा μ2 से। देखो ये μ1 है, ये μ2 है, तो m1 ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, मतलब इसके मोशन का जो दुश्मन होगा, कौन, फ्रिक्शन फोर्स μ1 की वजह से, तो ये इसके मोशन को क्या करेगा, इसका μ1 की वैल्यू कम है इसलिए इसका फ्रिक्शन फोर्स भी कम आएगा, तो इसका दुश्मन कमजोर है। वही m2 का दुश्मन जो होगा फ्रिक्शन फोर्स μ2 की वजह से, ये μ2 की वैल्यू ज्यादा है ना, तो इसका दुश्मन मजबूत होगा, मतलब ये इसके मोशन को चलने नहीं देगा, आसानी से चलने नहीं देगा, कौन सा, ये वाला फ्रिक्शन। लेकिन m1 पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इसके मोशन को उतना अपोज नहीं करेगा जितना कि m2 कर रहा है, ठीक है। तो ये चलेगा आसानी से, ये थोड़ा दिक्कत से चलेगा, मतलब इसके मोशन को अपोज करने वाला जो फोर्स है वो ज्यादा है और m1 को के मोशन को अपोज करने वाला जो फोर्स है वो कम है। तो क्या हो सकता है कि इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगी, इसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। तो जब इसकी ज्यादा इसकी कम हो जाएगी तो कौन सा सिचुएशन बनेगा, मूविंग सेपरेटली वाला, मूविंग सेपरेटली, मतलब दोनों अलग अलग चलेंगे। जब दोनों अलग चलेंगे तो दोनों की एक्सेलरेशन अलग अलग होगी, डिफरेंट एक्सेलरेशन चलेंगे। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं क्या, a1 की जो एक्सेलरेशन होगी a2 से ज्यादा होगी, डिफरेंट एक्सेलरेशन होगी, a1 की ज्यादा होगी। a1 की ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि इसका फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम होगी m2 वाले से, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, μ2 की वैल्यू ज्यादा है, तो इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगी, इसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और ये दोनों अलग अलग मूव करेंगे, इसलिए दोनों की अलग अलग एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। इसकी अलग अलग एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, अब ये सेपरेट भी हो चुका है ना, तो ये भी सिचुएशन होगा, मूविंग सेपरेटली होगा, एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू ज्यादा होगी a1 की a2 से। और एक और पॉइंट लिख सकते हैं क्या, जब ये सेपरेट हो गए हैं तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, इस बार इसका रीजन होगा क्योंकि ये सेपरेट हो चुके हैं, दोनों के बीच का कॉन्टेक्ट खत्म हो चुका है। जब कांटेक्ट ही नहीं रहेगा तो n की वैल्यू भी नहीं रहेगी, वो भी 0 हो जाएगी। इससे पहले वाले में n जो 0 हो रहा था वो सेपरेट नहीं हुए थे, वो साथ में ही चल रहे थे, लेकिन प्रेसिंग फोर्स ना होने की वजह से वहां पे 0 था। यहाँ पे दोनों सेपरेट हो चुके हैं इसलिए 0 है। हमें ये दोनों बातों को अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो इस केस में जब मूविंग सेपरेटली में हमें इन दोनों बातों के ध्यान रखना है, μ1 इज लेस देन μ2 होगा। ये तुम अपने से खुद से भी इस तरह की ऑब्जर्वेशन कर सकते हो किसी भी क्वेश्चंस में, ओके जैसे मैंने बताया। तो इस तरह से हम आसानी से पता कर सकते हैं। जब हमें पता चल जाएगा तो इसकी एक्सेलरेशन को भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली निकाल सकते हैं ना। सपोज करो ये हमारे पास कौन है, m1 है, तो इस पे कौन सा फोर्स इधर जाएगा, m1g sin थीटा, और यहां पे जाएगा F1 फ्रिक्शनल फोर्स और इसकी एक्सेलरेशन होगी a। यहां से हम इसकी एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। उसी तरह से हम लोग m2 के लिए भी निकाल सकते हैं। कौन सा फोर्स आएगा, m2g sin थीटा, और इस तरफ क्या जाएगा F2, और ये होगा इसका एक्सेलरेशन a2। तो इन दोनों FBD से हम a1 और a2 की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। वो हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अभी मैं सिर्फ सिचुएशंस को समझा रहा हूं, इसमें क्या क्या हो रहा है वो सारी चीजें हमें देखनी है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस को देखने के बाद हम a1 a2 को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाले केस में, और हमने इसको भी देख लिया। अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे वाले एग्जाम्पल पे, सॉरी तीसरे वाली पॉसिबिलिटी पे। तो थर्ड पॉसिबिलिटी में हमें देखना है कि इफ μ1 इज ग्रेटर देन μ2, तब क्या होगा। जब इस सिचुएशन में μ1 की वैल्यू ज्यादा होगी μ2 से, तो फिर उसी ऑब्जर्वेशन को हम लोग फिर से लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो m1 का जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो इसका दुश्मन है, इसके मोशन का दुश्मन जो है फ्रिक्शन फोर्स, वो ज्यादा होगा, m2 का फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। मतलब m2 का जो फ्रिक्शन फोर्स होगा m2 के मोशन को कम अपोज करेगा और m1 के मोशन को ज्यादा अपोज करेगा फ्रिक्शन फोर्स। इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों की एक्सेलरेशन μ1 इक्वल्स टू μ2 में हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन a1 होगा वो कम होगा a2 से इस केस में, क्योंकि इसका फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, इसका फ्रिक्शन फोर्स कम है, तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जो हमने यहाँ पे देख लिया। a1 इज लेस देन a2। इस केस में अब हम क्या होगा, ये तो कम चल रहा है ना, ये ज्यादा चल रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों साथ में चल रहे हैं। ये चलने को तैयार है और तेजी से, लेकिन ये इसको रोक रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों का मोशन एक साथ होगा। a1 इज लेस देन a2 होने के बावजूद भी, दोनों के डिफरेंट एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी ये दोनों साथ में चलेंगे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये केस किसका है, मूविंग टुगेदर का, मूविंग
टुगेदर का, जब ये मूविंग टुगेदर का केस है तो हमें कॉमन एक्सेशन निकालना होगा और यहाँ पे भी a1 इक्वल्स टू a2 और इसकी वैल्यू कोई a लेकर के हमें सॉल्व करना होगा इस तरह से। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, a1 इज लेस देन a2 है, ऐसा होने की वजह से ये दोनों साथ में चलेंगे तो फिर से कॉमन एक्सेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, हमें फिर से कॉमन एक्सेशन को कैलकुलेट करना है और इस बार प्रेसिंग फोर्स होगा, m1 m2 एक दूसरे को पुश कर रहे होंगे तो प्रेसिंग फोर्स होगा। इसका मतलब है इस केस में n की वैल्यू 0 नहीं होगी, n की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब इसके एबीडीज में हम उसी तरह से इसके एबीडीज को बनाएंगे n के वैल्यू को लेने के साथ। फिर हमें क्या करना है, इसकी कॉमन एक्सेशन भी निकालनी है और इस n की वैल्यू को भी हमें निकाल के बताना होगा कि इसकी कितनी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो हमने तीनों पॉसिबिलिटीज को समझ लिया, अच्छे से देख लिया। अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम उस क्वेश्चंस में इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अप्लाई कर सके और उसके आंसर को बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सके। ओके, चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो ये है इसका एग्जाम्पल नंबर 1, 2 ब्लॉक्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन के लिए। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं मासेस m1 एंड m2 आर केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन, find acceleration of the blocks and normal force acting on the contact surfaces of m1 and m2। तो हमें यहाँ पे दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन निकालनी है और m1 m2 के बीच में लगने वाला जो नॉर्मल फोर्स होगा उस नॉर्मल फोर्स को भी कैलकुलेट करके बताना होगा। यहाँ पे कुछ डेटा गिवन है हमारे पास, m1 इक्वल्स टू 1 kg, m2 इक्वल्स टू 2 kg, m1 की वैल्यू 0.5 है और m2 की वैल्यू 0.2 है और g की वैल्यू हमें यहाँ पे 10 लेनी है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमें गिवन है, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो हमें सबसे पहले देखना होगा ये जो क्वेश्चन है इस सिचुएशन में कौन सी पॉसिबिलिटी काम कर रही है। अभी जो हम लोग 3 पॉसिबिलिटी को पढ़ा उन तीनों पॉसिबिलिटीज में से कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पे काम कर रही है। देखो कई बार बच्चे पॉसिबिलिटी को जब हम लोग चेक करते हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटी है तो वो मासेस से चेक करने लगते हैं, m1 m2 के मास की कितनी वैल्यू है, m1 बड़ा है कि m2 छोटा है, किस तरह से क्या है वो मासेस से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन हमें मासेस से कंपेयर नहीं करना है, मासेस से 3 पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिफाई नहीं करना है। किससे करना है, μ1 और μ2 से करना है। एक बात सबसे पहले ध्यान देंगे, ठीक है ना। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि ये पॉसिबिलिटीज को अगर हमें चेक करना है तो मासेस से किया जाए, मासेस से कोई मतलब नहीं है। जैसा कि हमने देखा था एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर रहे थे ना, वहां पे मासेस से कोई मतलब नहीं था, म्यू से मतलब था और जी साइन थीटा हमारे पास था ही। तो μ1 और μ2 से हमें मतलब है, मासेस से कोई मतलब नहीं है। मास बड़ा है कि छोटा है ये हम कंपेयर नहीं करेंगे। क्या देखना है हमें, μ1 और μ2 में कौन बड़ा है, वो दोनों इक्वल हैं, क्या μ1 μ2 से छोटा है या μ1 μ2 से बड़ा है। वो 3 पॉसिबिलिटीज को हमने वहां पे चेक किया था। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हम लोग जब चेक करेंगे तो μ1 और μ2 से हम लोग क्या देख सकते हैं, μ1 है और μ2 है। μ1 की वैल्यू 0.5 है, μ2 की वैल्यू 0.2 है, तो जाहिर है कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2 है और ये तीसरी पॉसिबिलिटी से मैच कर रहा है। हमने देखा था इससे पहले, तीसरी पॉसिबिलिटी से मैच कर रहा है। मतलब हमारे पास क्या होगा, μ1 की वैल्यू μ2 से ज्यादा होगी, मतलब m1 की जो एक्सेलरेशन होगी m2 से ज्यादा होगी, इसलिए ये दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा, ये दोनों एक साथ चलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कौन सा केस है, मूविंग टुगेदर का केस है। तो हमें यहाँ पे कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है, a1 इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू a निकालना है। यहाँ पे n की वैल्यू कैसी होगी, वो 0 नहीं होगी, तो हमें इसमें कैलकुलेट करके n की वैल्यू को भी दिखाना होगा कि वो कितनी होगी। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन एक बार समझ में आ गया तो देखो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन भी हमारे लिए सॉल्व हो जाएगा ये। चलो देखते हैं सबसे पहले किसके लिए, पहले तो इसका कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। जब ये मूविंग टुगेदर का केस होगा तो इसके कॉमन एक्सेलरेशन को हम लोग डायरेक्टली इसके सिस्टम से निकाल सकते हैं। कितना सिस्टम है ये, 3 kg का कंबाइंड मास हो जाएगा। जब हम लोग सिस्टम के लिए बात करेंगे ना तो 3 kg होगा इसका कंबाइंड मास। इस तरफ क्या जाएगा हमारे पास 3g साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 37 है, वो हम लोग ले लेंगे। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 और इसका जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा A, यहां से इसकी वैल्यू को निकालना है, जिसको हम लोग यहां पे लिख सकते हैं दिस A इज इक्वल्स टू 3g साइन थीटा माइनस F1 प्लस F2 अपॉन मास इन मोशन दैट इज 3। इसको सॉल्व करेंगे
तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगी। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेलरेशन की वैल्यू देखी किस तरह से लिखनी है, इसको हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे, किसको, एक्सेलरेशन को भी, और m1 m2 के बीच में लगने वाले नॉर्मल फोर्स को भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे, ये मूविंग टुगेदर का केस है, इसलिए एक्सेलरेशन को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंबाइंड पूरे सिस्टम के लिए। देखो अगर यहाँ पे पूरा सिस्टम बना लिया ना, पूरे इन दोनों को एक साथ, तो इनकी कंबाइंड मासेस कितनी हो जाएगी, 3। इस पे जो फोर्सेस लगेंगे F1 प्लस F2 दोनों लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आएगा फोर्स कौन सा आएगा, 3G साइन थीटा F1 F2, और ये इस तरफ मूव करेंगे कॉमन एक्सेलरेशन से A, तो हमें इसी A कॉमन एक्सेलरेशन को निकालना है। कितना लिख सकते हैं, 3G साइन थीटा माइनस F1 प्लस F2, हम लोग इसको भी कैलकुलेट करेंगे सेपरेटली। मास इन मोशन दैट इज 3, इसी एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे। अभी हम लोग क्या कर लेंगे, F1 F2 को अलग अलग निकाल लेंगे। F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो M1 ब्लॉक पे ना, जब M1 ब्लॉक को लेंगे तो M1 पे F1 फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। इस F1 फ्रिक्शनल फोर्स की कैसी वैल्यू निकालेंगे, μ1 और क्या, M1G cos थीटा, सबकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। देखो तो F1 की वैल्यू में μ1 की वैल्यू कितनी है, 0.5, M1 इज 1, G की वैल्यू 10 लेनी है, cos 37 की वैल्यू होगी 4/5। कितना आएगा कैलकुलेट करके, ये 2 टाइम्स 40 दैट इज 4 न्यूटन। तो F1 की वैल्यू 4 न्यूटन कैलकुलेट की हमने। उसी तरह से F2 की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे M2 ब्लॉक के FBD से। ये M2 ब्लॉक है, M2 ब्लॉक पे F2 फ्रिक्शन लगेगा, और इस F2 फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो μ2 M2G cos थीटा होगी ना। μ2 की वैल्यू कितनी है, 0.2 रखेंगे यहाँ पे, 0.2, M2 की वैल्यू 2 kg, G की वैल्यू 10 लेनी है, cos थीटा दैट इज cos 37, फिर से 4/5 रखनी है, और इसको सॉल्व कर लेना है। 32 दैट इज 3.2 न्यूटन। तो F1 F2 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना रखेंगे, 3 × 10 sin 37 इज 3/5 माइनस 4 प्लस 3.2 डिवाइडेड बाई मास इन मोशन दैट इज 3। ये कितना आएगा, 18 माइनस 7.2 डिवाइडेड बाई 3, कितना आएगा ये एक्सेलरेशन, 10.8 डिवाइडेड बाई 3, दिस विल कम्स आउट टू बी 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी कॉमन एक्सेलरेशन 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो हमने सिस्टम के FBD से कॉमन एक्सेलरेशन तो निकाल लिया, लेकिन जब M1 और M2 के बीच में लगने वाला जो नॉर्मल फोर्स होगा वो इसके FBDs में नहीं दिखाया है। क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि इसके FBDs में M1 और M2 के बीच का जो फोर्स आएगा, ये जो नॉर्मल फोर्स आएगा ना, N और N दोनों पे लगेंगे, ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे पूरे सिस्टम के लिए। तो इंटरनल फोर्सेस को कभी भी FBDs में दिखाते नहीं है, ये FBDs का रूल है। FBDs में सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस को दिखाते हैं, इंटरनल फोर्सेस को नहीं दिखाते, इसलिए यहाँ पे N को नहीं दिखाया और A के कैलकुलेशन के लिए N को कहीं पे नहीं लिया। लेकिन हमें N भी कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ब्लॉक्स के इंडिविजुअल FBD बनाएंगे और वहां से किसी एक FBD से N की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल बॉडी के लिए N अब एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, पूरे सिस्टम के लिए N इंटरनल फोर्स हो जाएगा, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट अपने पास रखेंगे। ओके, अब हमें N की वैल्यू निकालनी है। एक्सेलरेशन आ गया, N की वैल्यू निकालेंगे, किसी भी एक FBD से निकालेंगे। ठीक है, सपोज करो M1 को ही लेते हैं। M1 कितना लगेगा यहाँ पे, G sin थीटा, ये कौन होगा, F1। ओके, और यहाँ भी क्या आएगा, N आएगा ना इस तरफ, और इसकी कॉमन एक्सेलरेशन A है जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 3.6 निकाल ली है। यहाँ से N की वैल्यू को निकाल सकते हैं, F1 की वैल्यू पता है ना 4 न्यूटन, यहाँ से N की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कितना आएगा ये, देखो दिस N इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिखते हैं। N इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 1 है, एक्सेलरेशन कितना है 3.6 है,
माइनस F1 भी जाएगा ना, F1 प्लस हो जाएगा और माइनस G sin थीटा जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी यहां से। दिस इज 3.6, दिस इज 4 न्यूटन, F1 इक्वल्स टू, और ये कितना आएगा 10 और साइन थीटा की वैल्यू 3/5, दैट इज वो 6 आ जाएंगे। ठीक है ना, देख लेना इसको करके। तो 3.6 प्लस 4 इज 7.6 माइनस 6 इज 1.6। तो n की वैल्यू 1.6 आ जाएगी, जिसको हमने m1 से निकाला। ये m2 से भी आ सकता है, लेकिन m1 से इजी कैलकुलेशन से आ जाएगा ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक्सेशन भी निकाल लिया और उन दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल फोर्स को भी कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से टू ब्लॉक्स ऑन इंक्लाइन प्लेन के कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छी तरह से जान लिया। अब तुम किसी इस तरह के किसी दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो जब दो ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे एक साथ चल रहे होंगे। हमें क्या करना है, हमें उन तीनों पॉसिबिलिटीज से मैच करना है। किस सिचुएशन से मैच करेगा, मैंने तीनों को बता दिया है कि किसकी एक्सेशन कितनी होगी, कहाँ पे n की वैल्यू लगेगी, कहाँ पे n की वैल्यू 0 होगी, वो सब कुछ देख लिया। 3 वाले से मैच कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे एक्सेशन भी निकाला और n की वैल्यू भी निकाली। ठीक है, तो टू ब्लॉक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टू ब्लॉक्स के सिचुएशंस पे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक ऑन ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को। अभी हमने ब्लॉक और ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे देखा, अभी हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा होगा, उस सिचुएशंस को देखेंगे। ठीक है ना, बहुत आसानी से देखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक होता है। पहले 2 ब्लॉक का देखेंगे, 2 ब्लॉक का अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो 3 ब्लॉक्स के भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इस फ्रिक्शन चैप्टर में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक जो सरफेस पे रखा होगा, हमें उसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। उस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ स्टेप्स बनाए हैं, उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाले क्वेश्चन भी बहुत आसानी और इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं वो क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप होगा फर्स्ट एज्यूम दे आर मूविंग टुगेदर। देखो, टू ब्लॉक्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, सिचुएशंस होते हैं, वहां पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि दे आर मूविंग टुगेदर और सेपरेटली। अगर दे आर मूविंग टुगेदर तो उसकी कॉमन एक्सेशन निकालते हैं। अगर वो लोग सेपरेटली मूव कर रहे हैं तो उसके अलग अलग एक्सेशन निकालते हैं, A1 और A2 अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, तो टू ब्लॉक्स के सिचुएशन होंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एज्यूम करना, वो चल रहे होंगे जैसे भी, उससे में मतलब नहीं है। हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि दे आर मूविंग टुगेदर। कैसे चलने चाहिए वो लोग, मूविंग टुगेदर चलने चाहिए, एक साथ चलने चाहिए। नेक्स्ट क्या करेंगे, जब मूविंग टुगेदर चलेंगे तो उसके कॉमन एक्सेशन को निकाल लेंगे। ठीक है, कॉमन एक्सेशन को निकाल लेंगे किससे, सिस्टम के एफबीडी से। फिर क्या करेंगे, कैलकुलेट रिक्वायर्ड स्टैटिक फ्रिक्शन यूजिंग दिस कॉमन एक्सेलरेशन। अब उस कॉमन एक्सेलरेशन से रिक्वायर्ड स्टैटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट करेंगे। ये कैसे करेंगे हम लोग अब इसके एग्जांपल्स में देखेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ रिक्वायर्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे वो रिक्वायर्ड स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन अवेलेबल फ्रिक्शन दैट इज एफ मैक्स, देन आवर अजम्पशन इज ट्रू। वो कैसे चलेंगे, साथ में चलेंगे, मतलब जो हमने अज्यूम किया है वो सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लेस होगी एफ मैक्स से, जो कि होती है, वो नेचर में भी होती है। क्योंकि दो बॉडीज के बीच में जो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना, वो उसको एफ मैक्स बोलते हैं, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एफ मैक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से कम होगी, मतलब ये सही ऑब्जर्वेशन है। मतलब जो हमने अज्यूम किया है वो सही एज्यूम किया है, हमें मतलब हमारे अजम्पशन में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सारा रास्ता क्लियर है, कोई दिक्कत आगे नहीं आने वाली है। अगर नहीं होगा, अदरवाइज ब्लॉक्स आर मूविंग सेपरेटली विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। अगर हमारे एजम्पशन कहां पे गलत हो जाएंगे, जब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगी, मतलब जो कि नहीं होने चाहिए, कभी नहीं होने चाहिए। कभी एफ मैक्स से ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन वो आ रहा है क्योंकि तुमने गलत एज्यूम किया है। तुमने उसको पहले एज्यूम के लिए सेपरेट साथ में चल रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग चल रहे हैं, तो हमारे कैलकुलेशंस में गड़बड़ी आ सकती है, जो हमें बता देगा कि हमारे एजम्पशंस कैसे हैं, गलत हमने एज्यूम किए। इसका मतलब क्या है, वो दोनों अलग अलग चल रहे हैं। ठीक है, तो इस स्टेप्स को, सिंपल से स्टेप्स हैं, इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग एक एग्जांपल की लेकर भी समझ सकते हैं। तो ये पहला एग्जांपल हमारे पास है। दूसरा एग्जांपल, ठीक है, हम लोग देखेंगे यहां पे इनिशियली ब्लॉक्स आर एट रेस्ट। ओके, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ए और बी ब्लॉक की एक्सेलरेशन निकालनी है।
ब्लॉक ऑन ब्लॉक का सिचुएशन हमें कैसे सॉल्व करना है, इसको इन स्टेप्स को फॉलो करके सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टेप में क्या लिखा गया है कि हमें एज्यूम करना है कि ये दोनों कैसे चल रहे हैं, ये दोनों साथ में चल रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे ना यहाँ पे एज्यूम दे आर मूविंग टुगेदर, दे आर मूविंग टुगेदर। जब ये साथ में चलेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, कॉमन एक्सेशन निकालना है। उसकी कॉमन एक्सेशन को निकालेंगे। कॉमन एक्सेशन निकालने का क्या तरीका है, सिस्टम के एफबीडी से निकालते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। तो सिस्टम के एफबीडी बना लेते हैं, पूरे सिस्टम को बना लेते हैं। ए और बी का एक सिस्टम है जिसमें कंबाइंड मास कितना होगा 20 kg, अप्लाइड फोर्स कितना है 50 न्यूटन। बी वाला सरफेस, बी वाले ब्लॉक और ग्राउंड के साथ कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, मतलब ए और बी के बीच में ही फ्रिक्शन लगेगा। ओके, लिख लिया। ये दोनों साथ में चलेंगे तो इस तरफ चलेगा ना, ए एक्सेशन से कॉमन एक्सेशन से, इसकी कॉमन एक्सेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/20, दैट इज 5/2 इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये साथ में चलेंगे तो इनकी कॉमन एक्सेशन होगी 2.5। ये हमने देख लिया, अभी प्रूव नहीं हुआ कि जो हमने अज्यूम किया वो सही है कि नहीं, अभी हमें आगे स्टेप्स को फॉलो करने हैं। नेक्स्ट क्या करना है, कैलकुलेट स्टैटिक फ्रिक्शन यूजिंग दिस कॉमन एक्सेलरेशन। अभी जो कॉमन एक्सेलरेशन आएगा यहां से स्टैटिक फ्रिक्शन को निकालेंगे। देखो कैसे स्टैटिक फ्रिक्शन को निकाल सकते हैं। देखो ए और बी के बीच में मोशन नहीं हो रहा, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा ना, क्योंकि दोनों साथ में चल रहे हैं। जब ए और बी का रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। ओके, अगर ए और बी के बीच का मोशन हो रहा होगा, मतलब रिलेटिव मोशन इनका हो रहा होगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएंगे, मैंने बताया है। ओके, तो ए और बी के बीच में भी कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखो फोर्स तो लगा रहे हैं ए पे 50 न्यूटन, लेकिन चल तो बी भी रहा है ना, तो बी पे जो रिक्वायर्ड फोर्स होगा दैट इज फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो कितनी होगी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। देखो बी की एफबीडी को बनाएंगे, बी का एफबीडी है जिसकी मास कितनी है 10 kg है। इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, एफएस, स्टैटिक फ्रिक्शन, जो ए और बी सरफेस पे लग रहा होगा, ठीक है ना, वो स्टैटिक फ्रिक्शन इसके मूवमेंट को कराएगा। तो इसकी एक्सेशन कितनी होगी, कॉमन एक्सेशन ए, जिसकी वैल्यू 2.5 हमें लेनी है। यहां से एफएस को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से एफएस को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। एफएस की वैल्यू कितनी आएगी, दिस एफएस इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 10 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है 2.5, कितना आ जाएगा ये 25 न्यूटन, कितना आएगा ये 25 न्यूटन। तो एफएस की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 25 न्यूटन। अब हमें चेक करना है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एफमैक्स से कम है कि ज्यादा है। कम होगा तो हमारे अजम्पशन सही है, और ज्यादा हो जाएगा तो हमारे अजम्पशन गलत है, क्योंकि नहीं होता है, एफमैक्स से ज्यादा कोई फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। एफमैक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। एफमैक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ए और बी के बीच का जो मैक्सिमम मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एफ मैक्स कितना होगा, म्यू एन से निकालते हैं ना इसको सिंपली, म्यू एन से। म्यू की वैल्यू 0.5 है, एन की वैल्यू 0.5। म्यू की वैल्यू कितनी लेनी है 0.5 लेनी है। एन की वैल्यू कितनी है, देखो ए और बी का जो नॉर्मल निकालेंगे उसमें सिर्फ ए के मास को लेंगे, बी के मास को नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 10 आएगा। और जी की वैल्यू भी 10 लेनी है हमें, कितनी आ जाएगी यहाँ पे 50 न्यूटन। एफ मैक्स की वैल्यू 50 न्यूटन है। एफ एस की वैल्यू हमने कितनी निकाली 25 न्यूटन। तो हम यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि सिंस एफ एस इज लेस देन एफ मैक्स, मतलब जो हमने एज्यूम किया है वो सही एज्यूम किया, मतलब दोनों साथ में चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे एजम्पशन सही है, इसका मतलब है कि दे आर मूविंग टुगेदर। ये मूविंग टुगेदर का केस है, इसलिए हमने यहाँ पे इसके कॉमन एक्सेलरेशन को निकाला, दैट इज क्या 2.5 मीटर पर सेकेंड इसकी एक्सेलरेशन होगी। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो इस वाले एग्जांपल नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि फिर से सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स ए और बी
ब्लॉक की एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, लेकिन इस बार फोर्स को हमने 101 न्यूटन लिया। सेम सिचुएशन है, सब कुछ वैसा ही है ना, लेकिन हमें इस बार फोर्स की वैल्यू 101 न्यूटन ली है। इस केस को भी हम लोग उसी स्टेप्स के साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करना है, एज्यूम दे आर मूविंग टुगेदर, दे आर मूविंग टुगेदर। ठीक है, एज्यूम कर लिया। अब क्या करना है, कॉमन एक्सेलरेशन को निकालना है। कॉमन एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, सिस्टम से निकालेंगे, पूरे सिस्टम के एफबीडी से। कितना फोर्स लगेगा, 101, कितने कंबाइंड मास हैं, 20। एक्सेलरेशन ये कॉमन एक्सेलरेशन, और तो कोई फोर्स नहीं है ना, ठीक है ना। तो ये कॉमन एक्सेलरेशन इस पूरे सिस्टम की कितनी आएगी, 101/20, कितना आएगा ये, 5.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी कॉमन एक्सेलरेशन है। कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के बाद क्या करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ए और बी पे लगने वाली स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ए और बी का रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन इस पे लगेगा, काइनेटिक नहीं लगेगा। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, बी के बीडी से। कितना मास है, 10 kg। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसके मोशन का कारण बनेगा ना, ठीक है। ए ब्लॉक के मोशन को इसका स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज करेगा, लेकिन वही स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स बी के मोशन को सपोर्ट करेगा, ये भी हमें देखना है। तो ये इसको सपोर्ट करेगा, मतलब बी के मोशन का कारण बनेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, उसी कॉमन एक्सेलरेशन ए से चलेगा। तो एफ एस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ एस की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 10 × 5.05, ये जो कॉमन एक्सेलरेशन है, कितना आ जाएगा ये, 50.5 न्यूटन। एफ एस की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की 50.5 न्यूटन, लेकिन एफ मैक्स की वैल्यू कितनी है, 50 न्यूटन। इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था ना, सेम सिचुएशन है। तो एफ मैक्स की वैल्यू 15 है, 50 और एफ एस की वैल्यू 50.5 न्यूटन है। मतलब ये हो गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एफ मैक्स से ज्यादा हो गया, सिंस एफ एस इज ग्रेटर देन एफ मैक्स। क्या ऐसा होता है क्या, किसी भी फ्रिक्शन वाले जो भी पेयर होते हैं वहां पे एफ मैक्स ही सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होता है, स्टैटिक उससे कम ही होना है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। कैलकुलेशन गलत हो गया ना हमारा। ये कैलकुलेशन गलत क्यों हो गया, क्योंकि हमने एज्यूम ही गलत किया है। ये दोनों अलग अलग चल रहे हैं, हमने इसको साथ में चलने का ऐसा एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो ये कभी नहीं होगा, इसका मतलब है दे आर मूविंग सेपरेटली, दे आर मूविंग सेपरेटली। हमारा एजम्पशन गलत हो गया, मूविंग सेपरेटली। जब ये दोनों सेपरेटली चलेंगे तो हमें इसके एक्सेलरेशन को अलग अलग निकालना। अब हमारे लिए काम आसान हो गया है, हम इसके एक्सेलरेशन को अलग अलग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे यहां पे निकाल सकते हैं, इसके अलग अलग एक्सेलरेशन को निकालना है, A1 और A2 को निकालना है। दे आर मूविंग सेपरेटली, मूविंग व्हाट, सेपरेटली। तो ए के एक्सेलरेशन को ए के बीडी से निकालेंगे। 10 kg है, कितना फोर्स लग रहा है, 101 न्यूटन। ओके, ये एक्सेलरेशन कितना होगा, A1 होगा। फ्रिक्शन फोर्स लेगा ना इसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ए का फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज करेगा। कौन सा फ्रिक्शन लेंगे, ए और बी का रिलेटिव मोशन हो रहा है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। एफ के की वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही म्यू की वैल्यू गिवन है, इसी को म्यू के इसी को म्यू एस मानेंगे, इसलिए एफ मैक्स को ही एफ के मानेंगे। अलग अलग होता तो यहाँ पे एफ के की वैल्यू अलग निकालते, एफ मैक्स से जो कम होती, ठीक है। लेकिन एक ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से एफ के की वैल्यू हमें एफ मैक्स के बराबर लेनी है। कितनी है वो, 50 न्यूटन। ओके, अब यहां से A1 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। दिस A1 इज इक्वल्स टू 101 माइनस 50 अपॉन व्हाट, 10। कितना आएगा निकल के, A1 की वैल्यू आएगी यहाँ पे 5.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दे आर मूविंग सेपरेटली, इसलिए A1 की एक्सेलरेशन 5.1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। उसी तरह से हम लोग B के एक्सेलरेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। B है 10 kg है ना, कौन सा फोर्स लगाएंगे, वही एफ के लगाएंगे, दैट इज एफ मैक्स, क्योंकि इसका रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो ए के मोशन को
ये इस फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करेगा, वही फ्रिक्शनल फोर्स बी के लिए उसका अप्लाइड फोर्स बन जाएगा, मतलब बी का दोस्त बन जाएगा, ए का जो दुश्मन है वो बी का दोस्त बन जाएगा। ठीक है ना, फ्रिक्शन का भी यही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल चाणक्य नीति पे ये काम करता है। ठीक है, तो बी ब्लॉक है 10 kg एफ के है, तो इसकी एक्सेशन कितनी होगी A2। इस A2 को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। A2 इज इक्वल टू वॉस फोर्स अपॉन मास, एफ की वैल्यू है 50, मास है 10, ये कितना जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये A2 की एक्सेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा ना किस तरह से इसको सॉल्व किया। पहले अज्यूम करेंगे कि साथ में चल रहे हैं, फिर जो हमने अजम्पशंस के लिए एफएस की वैल्यू एफ मैक्स से ज्यादा आ जाएगी, मतलब हमने जो अज्यूम किया है वो गलत किया है, और इस तरह से हमने सेपरेटली मूव करा करके इसकी एक्सेशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। ठीक है, देखो इससे पहले ए और बी में हमने सिर्फ ए और बी के बीच का सरफेस रफ रखा था, बी और ग्राउंड का स्मूथ रखा था। अभी इस क्वेश्चन में हम लोगों ने बी और ग्राउंड के सरफेस को भी रफ कर लेंगे। तो कई बार हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि सर ए और बी का जब सरफेस रफ होगा, बी और ग्राउंड का स्मूथ होगा, उस वाले क्वेश्चंस को तो हम उसको फॉलो करके बना लेंगे, लेकिन जब बी और ग्राउंड का भी सरफेस रफ होगा तो क्या उस सिचुएशंस में भी हम उसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे या कुछ हमें अलग करना पड़ेगा? तो इस सवाल का जवाब होगा कि बिल्कुल उसी स्टेप्स को फॉलो करके इस सिचुएशंस को भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व आसानी से कर सकते हैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके। ठीक है, तो हम उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इस वाले क्वेश्चंस का भी आंसर बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे। ठीक है, हमें क्या एज्यूम करना है? सबसे पहले एज्यूम करना है, एज्यूम, इसको लिखेंगे पहले, एज्यूम व्हाट, दे आर मूविंग टुगेदर, मूविंग व्हाट टुगेदर। ठीक है, हमें क्या निकालना है फिर? कॉमन एक्सेशन निकालना है। नेक्स्ट स्टेप क्या था? कॉमन एक्सेशन कैलकुलेट करना है। कॉमन एक्सेशन कहां से कैलकुलेट करते हैं? पूरे सिस्टम, पूरे एफबीडीज को या जो ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स को सिस्टम मान करके फॉर ए सिस्टम कॉमन एक्सेशन को फाइंड करते हैं। तो सिस्टम का एफबीडी हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। इसकी कंबाइंड मास कितनी होगी? 15 kg। इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कितना? 40 न्यूटन। ठीक है, ए और बी दोनों सरफेसेस, ए और बी के बीच का भी सरफेस रफ है, बी और ग्राउंड के बीच का भी सरफेस रफ है, लेकिन ए और बी वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो तो नहीं आएगा, लेकिन बी और ग्राउंड वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है अब इस पूरे सिस्टम पे इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, इसको हम लोग कोई फ्रिक्शनल फोर्स मानते हैं, इसकी वैल्यू कितनी निकालेंगे? इसके म्यू और एन से। तो म्यू कितनी है? 0.2, एन की वैल्यू, बी और ग्राउंड के बीच का जो नॉर्मल निकालेंगे उसमें बी और ए दोनों का मास आएगा। क्लियर है? तो 0.2 इंटू 15 इंटू जी, दैट इज 10, कितना आ जाएगा ये? 30 न्यूटन। अब यहां से इसके कॉमन एक्सेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस कॉमन एक्सेशन ए इज इक्वल्स टू 40 माइनस 30 अपॉन मास इन मोशन दैट इज 15, कितना जाएगा? 10 अपॉन 15, 10 अपॉन 15 इज व्हाट? 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन आएगी अगर ये मूव चल रहे होंगे तो। ठीक है, जब हमने कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया तो अगला स्टेप क्या होता है हमारे पास? स्टैटिक फ्रिक्शन को निकालना। ए और बी के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उसको निकालेंगे, उसकी वैल्यू ए और बी के एफ मैक्स से कम होगी तो हमारा अजम्पशन सही है, ज्यादा होगी, कौन ज्यादा होगी? एफ एस ज्यादा होगा एफ मैक्स से, जो कि नहीं होना चाहिए, तो हमारा अजम्पशन गलत हो जाएगा वहां पे। ठीक है, चलो इसको चेक करते हैं कैसे। बी की एफबीडी बनाते हैं हम लोग, 10 kg। बी पे इस तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? ये वाला फोर्स, दैट इज 30 न्यूटन। ए और बी का जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो बी के ऊपर वाले सरफेस पे लगेगा, टेंजेंट डायरेक्शन में लगता है ना काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको एफ एस मानते हैं। तो इसी एफ एस की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, और ये अगर साथ में चल रहा होगा तो इसकी एक्सेलरेशन सेम होगी, ए दैट इज 2/3। ठीक है, यहां से एफ एस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे एफ एस की वैल्यू कितनी आएगी? दिस एफ एस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू 2/3 प्लस 30 न्यूटन आएगा ना? ये कितना आएगा? ये 20/3 6.6 प्लस 30 कितना आएगा? ये 36.6 न्यूटन। ये एफ एस है।
अब ए और बी का हम एफ मैक्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम चेक कर लेंगे कि एफ एस एफ मैक्स से ज्यादा है कि कम है। ठीक है, ए और बी सरफेस का बिटवीन ए एंड बी, ये हम लोग लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ए और बी का बीच का निकाल रहे हैं कि बी और ग्राउंड के बीच का निकाल रहे हैं। तो एफ मैक्स निकालना है ए और बी के बीच का। एफ मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, म्यू और एन होती है। तो ए और बी के बीच का जो म्यू है उसकी वैल्यू है 0.5 और एन की वैल्यू क्या है, तो ए और बी की जो एन निकालेंगे उसमें सिर्फ ए ब्लॉक का मास लेंगे, बी ब्लॉक का मास नहीं आएगा। ओके, कितना है वो 5 है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी ये 25 न्यूटन। एफ मैक्स की वैल्यू 25 न्यूटन है, लेकिन एफ एस की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो 36.6 है। इसका मतलब ये हो गया कि एफ एस जो है इस केस में वो ज्यादा होगा एफ मैक्स से, जो कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, तो ये पूरा एजम्पशन हमारा गलत है। मतलब ये दोनों साथ मिलने चाहिए, चल रहे हैं, दोनों सेपरेटली मूव कर रहे हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों सेपरेटली मूव कर रहे हैं तो इसकी अलग अलग एक्सेशन को निकालना भी आसान हो जाएगा। एक बार वैसे पता चलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसके अब अलग अलग एक्सेशन को निकाल लेंगे, क्योंकि हमने जो अभी कैलकुलेशन किया था वो सब गलत हो गया, क्योंकि हमने एज्यूम गलत किया था। ओके, अब हमें देखना है क्या, ए और बी ब्लॉक कैसे चल रहे हैं, सेपरेटली चल रहे हैं। तो अब इसके लिए हम लोग अलग अलग एक्सेशन को कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे, देन दे आर मूविंग separately, then they are moving separately। अब हमें इसकी एक्सेशंस को निकालना है। तो ए के एक्सेशन निकालने के लिए एक एबीडी बनानी पड़ेगी। ए ब्लॉक है, 5 kg है, कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसकी एक्सेशन A1 आ जाएगी, यहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करेगा। ए और बी की रिलेटिव मोशन हो रही है। ए और बी की जब रिलेटिव मोशन हो रही है तो ए और बी के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे एफ के। देखो, चूंकि म्यू की वैल्यू एक ही गिवन है, यहाँ पे म्यू के और म्यू एस अलग अलग नहीं है, इसलिए हम लोग एफ मैक्स को ही एफ के मानेंगे। अदरवाइज एफ मैक्स से एफ के की वैल्यू कम होती थोड़ी। ठीक है, लेकिन इस केस में एफ मैक्स को ही एफ के मानना है, क्योंकि एक ही वैल्यू गिवन है यहाँ पे। तो एफ के को हम लोग एफ मैक्स मान सकते हैं। कितना आया था यहाँ पे, इसकी वैल्यू आई थी कितनी 25 न्यूटन, ए और बी के बीच के। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इसके A1 को कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। कितना हो गया 40 माइनस 25 डिवाइडेड बाई वॉट 5, 15/5 इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले वाले ए वाले ब्लॉक की एक्सेशन हो जाएगी। इफ दे आर मूविंग सेपरेटली तो हम इसके एक्सेशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कर लिया। उसी तरह से हम लोग बी के एक्सेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बी के एक्सेशन के लिए बी का एबीडी बनाना पड़ेगा। बी ब्लॉक है 10 kg का। बी पे इस तरफ जो फोर्स लगेगा ऊपर वाले सरफेस से, मतलब ए और बी के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स होगा दैट इज एफ के। तो एफ के ए के मोशन को अपोज करेगा, लेकिन वही एफ के बी के मोशन को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको एफ के, मतलब अभी इसका सपोर्टिव फोर्स हो जाएगा। लेकिन बी के मोशन को अपोज कौन करेगा, बी का फ्रिक्शन, बी और ग्राउंड का फ्रिक्शन। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 30 न्यूटन और इस एफ के की वैल्यू कितनी है 25 न्यूटन। तो इसकी एक्सेशन कितनी आ जाएगी, देखो इसकी एक्सेशन 0 आ जाएगी, क्योंकि बी ब्लॉक पे जो अप्लाइड फोर्स है एफ के, ठीक है, एफ के फ्रिक्शन फोर्स अब बी के लिए नहीं है, एफ के बी के लिए अप्लाइड फोर्स हो जाएगा। एफ के ए के लिए फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि इसके मोशन को अपोज कर रहा है, वही एफ के बी के मोशन को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसका अप्लाइड फोर्स हो जाएगा। तो अप्लाइड फोर्स कितना है 25 न्यूटन और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है 30 न्यूटन। तो ये चलेगा ही नहीं। जब ये नहीं चलेगा तो एक्सेशन इसकी 0 हो जाएगी और ये इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगी। ठीक है, अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो इस पॉइंट पे अगर हमें निकालना होगा, देखना होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ के है ना, तो बी और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हमने बोला कि बी और ग्राउंड के बीच में कितना लगेगा तो वो कितना आ जाएगा एफ बी जी, जो कितना हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा, बी और ग्राउंड का रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें कितनी लेनी है 25 न्यूटन लेनी है। ये भी क्लियर हो गया, हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। और बी और ग्राउंड के बीच में कितनी फ्रिक्शन फोर्स आएगी वो भी हमने निकाल लिया। वो 30 नहीं होगा, वो तो तब लेंगे ना जब ये चल रहा होगा, ऐसा हमने अज्यूम किया था, लेकिन हमें पता चला कि ये चल ही नहीं रहा है, तो ये एफ मैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि एफ मैक्स है ना बी और ग्राउंड के बीच का,
हमें एफएस लेना, वो 25 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उसी स्टेप्स को फॉलो करके ए और बी के बीच का भी फ्रिक्शन होगा, बी और ग्राउंड के भी फ्रिक्शन होगा, तो उस वाले सिचुएशंस को भी हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं उसी कॉन्सेप्ट से। हमें अलग अलग सिचुएशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज को देखेंगे, उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ब्लॉक ऑन ब्लॉक के सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर को अब करते हैं खत्म। फ्रिक्शन का ये दूसरा वीडियो भी हम लोग कंप्लीट हो गया। हम लोग आगे के लेक्चर्स में और भी अच्छे अच्छे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को लाएंगे, आप लोग उसको देखिए। इससे पहले जितने भी वीडियोस डाले हुए हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, उसको पूरा अच्छे से देखिए, पूरे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्या करिए, बिल्डअप करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मीडिया जी को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करिए।